अब हम लोग बेलन से यानी गॉसियन पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात करेंगे। सारी आर्टिकल एक जैसे है तो आप सीखने की कोशिश करें। तो पिछले वाले आर्टिकल में भी क्या निकाले, सबसे पहले जो गॉसियन पृष्ठ है उससे बद्ध वैद्युत फ्लक्स का मान, यहाँ भी वही करेंगे। तो हम लोग लिखेंगे गॉसियन पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स, गॉसियन पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इनक्लोज्ड टू द गॉसियन सरफेस, गॉसियन पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स। देखो ध्यान दीजिए, पाई ई बराबर कितने फ्लक्स कुल बन रहे थे? तो एक हो गया पाई 1 प्लस पाई 2 और प्लस पाई 3। अब इसका मान कैसे लिखेंगे ये हमने आपको बताया था कि पाई ई का मान क्या होता है, याद है ना? ठीक है। तो अब देखो हम यहाँ आएंगे और सबसे पहले यहाँ पर एक छोटा सा एरिया बनाते हैं। तो यह जो छोटा सा एरिया है, ठीक है, यहाँ पर उसका जो डायरेक्शन होगा उस पर परपेंडिकुलर होगा, आपको पता है, बताए थे। ये एरिया है A1, इसका छोटा पार्ट होगा DA1, जैसा कि पिछले आर्टिकल में था, से सब कुछ होगा। उसके बाद यहाँ बनाएंगे, तो इस पर भी यही मामला है, इधर है और इसी दिशा में DA2 बन गया, ठीक। और इसका जो बेलनाकार पृष्ठ है इस पर भी हमने बना लिया। तो इसका जो ये A3 वाला, इसकी जो दिशा होगी DA3 की, उस पर लंब दिशा में। अब समझ गए? हमको कागज दे दो, क्या हो रही है? कागज दो, कागज दे दो। देखो इस तरह से ऐसे बना हुआ है, इन बेलन बना हुआ है, एक गॉसियन पृष्ठ है। तो इसका एक तल ये वाला है, ये वाला, इसका एरिया हम लोगों ने A1 माना हुआ है। अब इसमें एक छोटा सा पार्ट यहाँ लिया जा रहा है। तो अब इस एरिया का डायरेक्शन इधर ही ना है, बताया कि लंबवत इधर होगा। तो इस जो DA1 बना, इसका डायरेक्शन इधर हो गया, ठीक। और इसी दिशा में वैद्युत क्षेत्र भी है, तो दोनों एक दिशा में हो गए। दूसरा हमने क्या कहा कि यहाँ पर एक छोटा सा एरिया हम लोगों ने यहाँ पर ले लिया, तो इसका डायरेक्शन इस पर लंब दिशा में होगा ना। तो यहाँ जैसे ये ऊपर की तरफ लिया गया, तो इसका डायरेक्शन किधर हो गया? ऊपर। इसके यानी A3 एरिया है ना, तो इसका छोटा पार्ट होगा DA3 और इसका डायरेक्शन हो गया ऐसे ऊपर की तरफ। और वैद्युत क्षेत्र किधर है? इधर। क्लियर? और एक ये वाला था जिसका एरिया A2 माना गया, तो DA2 यहाँ छोटा सा होगा और उसका डायरेक्शन इस तरफ होगा। क्लियर? और वैद्युत क्षेत्र भी इसी तरफ है, आप देखिए यहाँ। अब क्लियर हो गया सबका? अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब इसको अप्लाई कर देते हैं, ये वाला पार्ट। तो जब हम लोगों ने लिखा phi1, थोड़ा सा गुजर कर दी तो मिल जाएगा, तो हमने लिखा है phi1। तो phi1 कैसे बनेगा? देखो इंटीग्रल, और यहाँ पर ये सरफेस क्या है? क्लोज है। तो हमने क्या बताया था? ऐसे। तो इंटीग्रल E डॉट अब इसको बताइए क्या होगा? इंटीग्रल E डॉट, सब लोग बोल नहीं पा रहे हैं, समझने में दिक्कत हो तो पूछिए, हम बताएंगे, लेकिन बोलना जरूरी है। प्लस इंटीग्रल, इसको नाम क्या होगा? समझ गए? अब हमें किस फार्मूले की जरूरत पड़ेगी? अब हमें जरूरत पड़ेगा A डॉट B का, जो वेक्टर में आप पढ़ चुके हैं। A डॉट B बराबर क्या होता है? याद है ना? अब बताइए इसका क्या होगा? इंटीग्रल अब ये थीटा क्या है? E और DA1 के बीच का कोण है। E इधर है, DA1 भी इधर है, इसका कोण कितना? 0 लिख देंगे, तो ये बन गया आपका cos ऑफ। क्लियर? एंड प्लस
इंटीग्रल ये बन गया dA2 और कासा, फिर वही यहाँ आए E और dA2 का भी डायरेक्शन क्या है, सेम है, इसलिए यहाँ भी क्या है, कासा। अब इसको हम नीचे लिखते हैं, इंटीग्रल E dA3, अब dA3 और E के बीच का कोण है, E इधर है, dA3 इधर है, कितना ये कोण है, तब ये हो गया कासा। अब देखिए cos 0 का मान 1 होता है, तो ये हो गया इंटीग्रल, ऐसा करते हैं कि कांस्टेंट इसको बाहर निकालें, इंटीग्रल dA1 प्लस यहाँ भी निकल गया, cos 0 का मान 1 हो गया, E इंटीग्रल dA2, और आपको पता है कि cos 90 का मान 0 होता है। आगे समझ में। अब देखिए, अब इंटीग्रल dA1 का मान हम लोग लिखना है, तो हमने आज क्या बताया कि ये देखिए बन गया, ठीक, यही एरिया है, ये dA2 को जब हम जोड़ेंगे तो पूरा A2 एरिया मिलेगा, dA1 को जब जोड़ेंगे तो पूरा एरिया ये मिलेगा। अब इस एरिया को अगर देखें, इसका रेडियस r है, तो पूरा एरिया कितना होगा, या कितना होगा इसका एरिया, यानी हमको मिल गया E इंटू पाई आर स्क्वायर प्लस E इंटू पाई आर स्क्वायर। अब क्या मिला, 2 टाइम E इंटू पाई आर स्क्वायर, दिस इज पाई E, इक्वेशन नंबर 1। समझ गए। तो पहले पाई E का मान निकाल दिया, अब क्या करेंगे हम लोग, गॉस प्रमेय अप्लाई करेंगे, ठीक है। सब लोग बोलेंगे गॉस प्रमेय क्या है, बोलो जल्दी से, गॉस प्रमेय से पाई E बराबर बोलो, अब क्यों क्या है बताओ, इसका आवेश कैसा है, गॉसियन पृष्ठ के भीतर का कुल आवेश कैसा आवेश है, ये उस आवेश का मान हमें निकालना होगा। वह आवेश कैसे निकलेगा, जबकि हमें ये पता है, ध्यान से समझना, ये पता है इस चादर पर आवेश का पृष्ठ घनत्व है सिग्मा। आवेश के पृष्ठ घनत्व का मतलब होता है एक क्षेत्रफल में आवेश की मात्रा, तो एकांक यानी एक क्षेत्रफल में आवेश है सिग्मा। तो किस क्षेत्रफल में आवेश हमको चाहिए, ऐसा क्षेत्रफल किसका, उस सीट का यानी चादर का ऐसा क्षेत्रफल जो गॉसियन पृष्ठ के भीतर है। तो कितना एरिया भीतर है, अब इसको समझने के लिए आप देखें, ध्यान से देखिए, ऐसे दोनों तरफ बेलन बना हुआ है, पता है ना, दोनों तरफ बेलन का भाग दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ऐसे बना हुआ है। तो अब इस बेलन के अंदर हमने ऐसे बनाया, तो इतना सा पार्ट इसका ध्यान रखना पड़ेगा, ये वाला पार्ट देखिए, ऐसे हमने बनाया ना, ऐसे, तो ये वाला पार्ट ही तो है, चादर तो ये पूरी है, लेकिन इतने ही पार्ट में उस बेलन के अंदर जा रहा है। आ रहा है समझ में, क्लियर है सब लोग। और चादर तो चादर होता है, मालूम है ना क्या खासियत है उसकी, क्या बताया, एक सीट क्या है, चादर है। अगर हम एक दूसरे एग्जाम्पल से समझाने का प्रयास करते हैं, इस सीट को अगर इधर पानी से भिगोया जाए तो इधर भी भीगेगा कि नहीं, यानी वही पानी इधर दिखेगा। लेकिन अगर हम ये कॉपी ले लें, इस कॉपी का एक तरफ भिगो दें, तब क्या होगा, यानी अगर इसको भिगोया, इसको भिगोने के लिए दूसरा पानी चाहिए, यही हुआ। तो दोनों में क्या फर्क है, ये चादर है और ये प्लेट है, ठीक है ना। तो चादरों का समूह एक साथ जब इकट्ठा हो जाता है तब बन जाता है प्लेट बन जाता है। अब समझ गए। तो दोनों का ये फर्क है, यानी कहीं प्लेट की जब हम बात करेंगे तो इधर दूसरा आवेश होगा, इधर दूसरा, लेकिन हम चादर की जब बात करेंगे तो बस एक ही आवेश है जो दोनों तरफ प्रभावी है। यह बात क्लियर हो गया। तो मतलब साफ निकल के आया इतने पार्ट में। अब देखो, अगर हम इसको चादर माने हुए हैं तो ये जो प्लस प्लस हमने बनाया है,
ये प्लस प्लस हम क्या करेंगे, अगर ऐसे बना दें, ध्यान से देखिए, ऐसे प्लस प्लस बना दें तो कुछ बात समझ में आ रहा है। वही वाला चादर जो यहाँ बना रखा हमने वह आपके सामने आके आ जाता है, ठीक, वो आपके सामने आ गया। देखिए ऐसे प्लस प्लस प्लस, इसके पूरे क्षेत्रफल में एक समान रूप से ऐसे प्लस 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 पूरा वितरित है। समझ में आ रहा है? कुछ ऐसे वितरित है, इस तरह से प्लस 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 प्लस। कुछ समझ में आ गया आपको? ऐसे हर जगह धन आवेश एक समान रूप से वितरित हो चुका है। क्या हमें सारे आवेश की जरूरत है? हमें उस आवेश से मतलब है जो गॉसियन पृष्ठ के, और जो गॉसियन पृष्ठ के भीतर आवेश है वो आपको दिख रहा है, केवल इतना ही। तो हमें इतना मालूम है कि एक क्षेत्रफल में आवेश की मात्रा है सिग्मा, तो इतने क्षेत्रफल में कितना, मतलब साफ होगा कि इसके क्षेत्रफल से सिग्मा में गुणा करना पड़ेगा। अब इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? फिर से देखिए, ऐसे बेलन बना हुआ है, तो बेलन का यह जो सिरा है इसका रेडियस r है। यहाँ बेलन का तो पूरा रेडियस सेम होगा ना, तो इसका रेडियस कितना होगा? इसका रेडियस क्या होगा? जब इसका रेडियस r होगा तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो अब वही क्यों हमको चाहिए, एक क्षेत्रफल में आवेश है सिग्मा, ठीक है, तो इस क्षेत्रफल में मतलब पाई r स्क्वायर क्षेत्रफल में आवेश की मात्रा होगा सिग्मा। यह बात क्लियर हो गया ना? अब कोई डाउट हो तो बताइए। अब हम यही मान इसमें रख देंगे, ठीक। तो अब देखते जाइएगा, ध्यान से उतारिएगा, क्योंकि हम इधर उधर लिख रहे हैं। अब हम यहाँ के बाद ऊपर लिख रहे हैं, ठीक है, यहाँ के बाद हम अब यहाँ लिख रहे हैं, ठीक है। तो क्या लिख रहे हैं देखिए, पाई इज इक्वल टू क्यू के जगह पर क्या लिखना पड़ेगा? पाई स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये बन गया समीकरण नंबर। अब बस आगे आपको इतना ही करना है, समीकरण 1 व 2 से, ठीक है ना? समीकरण 1 व 2 से इस फाई का मान समीकरण 1 से उठाइए और इसमें रखिए 2 टाइम ई इंटू पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा पाई आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन। क्या होगा? पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर हो गया, क्या बचा? इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन, यही है आवेशित चादर के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र, ठीक है। यहाँ तक कर दीजिए, फिर बाकी बताएगा। जानना था कि जो आवेशित चादर है उसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वह पृष्ठ से दूरी, अब यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट होगा, उसको स्पष्ट करिए। यहाँ पे त्रिज्या दिया है, आप त्रिज्या हम लोगों ने दिया है, क्या हम लोगों ने कोई दूरी लिया था प्लेट से? कितनी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी नहीं लिया, और उसकी जरूरत कहीं पड़ी पड़ी ही नहीं। इसका मतलब यह जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वह प्लेट से दूरी के साथ निर्भर, यानी अगर हम प्लेट से 1 मीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे उतने ही होगा, 2 मीटर पर निकालेंगे उतने ही होगा, आधे मीटर पर निकालेंगे उतने ही होगा। और अगर हम प्लेट से दूरी को r मान लें, फिर यहाँ कंफ्यूजन होगा, दूरी को r माना जा रहा है जबकि r यहाँ त्रिज्या लिया गया है। तो याद रखिएगा कि अगर हम दूरी मान लेते हैं, प्लेट से दूरी उस बिंदु की जहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम ज्ञात करते हैं, तो यह जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उस दूरी पर डिपेंड नहीं करती, और नहीं करने का मतलब इज प्रोपोर्शनल टू r टू द पावर, r टू द पावर 0 का मतलब r गायब, तो वहाँ r है ही नहीं, r टू द पावर 0 मतलब 1। अब समझ गए? तो ये हमने क्यों बताया, अब थोड़ा सा ध्यान देंगे हमने क्यों बताया। इस पर एक सवाल हमेशा कंपटीशन से लेके बोर्ड परीक्षाओं तक जरूर मिलेगा आपको, आप जब चाहे तब मिला के देखते। देखो
बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी के साथ कैसे बदलेगी? E समानुपाती बटे R स्क्वायर। वैद्युत विद्युत के कारण वैद्युत क्षेत्र अनंत लंबाई के चालक के कारण याद आ रहा, और आवेशित प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र है ना। तो ये वेरिएशन भी कई बार पूछा गया है। आप देखिए अभी और भी वेरिएशन मिलेगा विभव की वजह से, वो सारी चीजें आप लिखते जाइए, समझते जाइए। तो कहीं अभी कहीं बगल अगल नोट कर लीजिए इसको। बिंदु आवेश के कारण E समानुपाती बटे R स्क्वायर, द्विध्रुव के कारण E समानुपाती बटे R2, और लंबे चालक के कारण E समानुपाती बटे R, और आवेशित चादर के कारण E समानुपाती R की पावर। ठीक है, अब इसमें सवाल आपको मिलेगा। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज प्लेट, आवेशित प्लेट के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बात न करें, ठीक है। अब हम बना लेते हैं, एक प्लेट बनाते हैं, आवेशित प्लेट बनाते हैं। ये हमने बना लिया एक प्लेट। अब आप सोचेंगे ये कैसा प्लेट। अभी आप पूछेंगे कुछ लोगों से कि प्लेट क्या होता है, तो वो यही बताएंगे जिसमें खाना खाया जाता है। अब समझ गए ना, प्लेट का मतलब क्या है, जिसमें खाना खाया जाता है। लेकिन उसको प्लेट इसलिए कहते हैं कि वो प्लेट जैसा होता है। तो प्लेट क्या होता है, अभी मैंने आपको समझाया था, ग्रुपिंग ऑफ सीड्स इज कॉल्ड प्लेट। बहुत सारे सीड को इकट्ठा कर दिया जाए तो प्लेट। तो एक प्लेट हमने बना दिया। कॉपी जरा दीजिए। ये जो कॉपी आपकी है ये प्लेट है, क्योंकि इसको सीट कहते भी आपको याद होगा, पेपर सीट ही कहते हैं। ये सीट है, चादर है। ऐसे तमाम चादर को जोड़ दिया, इकट्ठा कर दिया, तो बन के तैयार हो गया। अब इस प्लेट को हमने ब्लैक बोर्ड पर ऐसे बनाया हुआ है। प्लेट को जब हम ऐसे दिखा रहे हैं तो क्या दिख रहा है, यही नहीं दिख रहा है, कोई बोलो जल्दी बोलो, यही नहीं दिख रहा है। तो मुख्य रूप से इसमें कितने सतह हैं जो प्रभावी हैं, बाकी के तो गायब हो गए, लेकिन ये है कि नहीं, एक ये है और एक ये है। अब हम इसको ऐसे दिखा रहे हैं, कैसा दिख रहा है, ये कैसा दिख रहा है, ये कैसा दिख रहा है, बोलो, ये भी चादर ही दिख रहा है आपको। आप झूठ बोला तो अलग बात, ये भी चादर दिख रहा है, ये भी चादर दिख रहा है। ये हो गया ना, समझ गए। जब हम ऐसे कर लेंगे तब कुछ लगेगा कि आपको ये चादर नहीं है। ऐसे दिखाएंगे तो केवल एक ही सतह आपको दिखाई पड़ेगा, जैसे इसका दिख रहा है वैसे इसका दिख रहा है। अब समझ गए मतलब क्या निकल के आया कि इसका एक पृष्ठ जो है वो चादर है और ये चादर है। आवेशित किया गया तो क्या हुआ कि आवेश इस पर भी वितरित हो गया और इस पर भी वितरित हो गया। तो इस पृष्ठ पर हम लोग ये मान रहे हैं कि यहाँ का जो आवेश घनत्व है वो सिग्मा है, और इधर वाला भी आवेश घनत्व क्या है, सिग्मा है। और प्लस आवेश घनत्व का मतलब प्लस आवेश, यानी ये धन आवेश से आवेशित किया गया है, और इधर भी क्या है, धन आवेश। तो ये जो प्लेट है इसका मतलब साफ है कि इसमें दो चादर प्रभावी रूप से दिखाई पड़ रहा है। ये इसके दोनों सतह चादर जैसा बिहेव करेंगे, मतलब साफ हो गया कि किसी बिंदु पर जब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें निकालना होगा, जैसे मान लीजिए यहाँ निकालना है, तब क्या होगा, सोचो कि ये वाला चादर है, इसके वजह से वैद्युत क्षेत्र बनेगा, और इधर वाला भी है, इसके वजह से भी वैद्युत क्षेत्र बनेगा। तो किसी भी बिंदु पर कितने वैद्युत क्षेत्र बनेंगे, दो बनेंगे।
एक पृष्ठ नंबर 1 के वजह से और एक पृष्ठ नंबर 2 के वजह से। तो लिखिए इसमें माना एक आवेशित प्लेट है जिसके दोनों सतहों पर आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा है। अब देखिए क्या है, मान लीजिए कि यहां पर हम लोगों को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो सतह 1 के वजह से अगर E1 वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है तो उसकी दिशा किधर होगी? यहाँ से बाहर की ओर होगी या फिर अंदर की ओर होगी? क्यों? क्योंकि स्पष्ट हो गया। तो ये देखो, ये बन गया E1। ठीक है भाई, समझ गए पूरी बात को। अब ये दूसरा सतह है, इसकी वजह से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम मानते हैं E2। तो अब बताओ E2 के लिए डायरेक्शन किधर होगा? अंदर की तरफ या बाहर? तो इसका मतलब E2 का डायरेक्शन भी यही है। अब बताओ E1 और E2 दोनों का डायरेक्शन एक है, तो उनके परिणामी का परिमाण क्या होगा? उनके परिमाणों के योगफल के बराबर। बस हम लोगों को दोनों का परिमाण निकालना है, जैसा कि हमने पहले वाले के लिए लिख दिया। तो चादर के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता का सूत्र क्या होता है? अभी बोलो सब लोग, अभी तो पढ़े हो ना। ठीक है, अब इसके बाद दूसरे आवेश की बात, दूसरे पृष्ठ की बात हम लोग कर लेते हैं। तो फिर लिखेंगे पृष्ठ 2 के कारण, पृष्ठ 2 के कारण E2 बराबर, अब बताओ इस पर आवेश के पृष्ठफल कितना है? तो कितना होगा बोलो? सिग्मा अपान। क्लियर? परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये देखो E बराबर E1 प्लस E2। ठीक है, मान रखो E1 का मान कितना बोलो भाई? सिग्मा अपान सिग्मा अपान। अब बताओ कितना हो जाएगा? आप ही बताओ कितना होगा? बताओ बताओ कितना होगा? सिग्मा अपान, ये बन गया सिग्मा अपान। ठीक है, तो कई बार केवल फार्मूले पर आधारित सवाल भी कंपटीशन वगैरह में पूछा गया है और कई बार फार्मूला ही पूछा गया है। अब अगर उसके विषय में जानकारी लेना चाहते हैं तो आपको दिमाग में बैठा लीजिए, 5 बजे से लेकर 6 बजे तक शाम को हम नीट का पेपर सॉल्व कर रहे हैं क्रैश कोर्स वालों के लिए। उसमें लाइव यूट्यूब पर, तो आप वहाँ एक 10 मिनट बैठिए, देखिए कि कैसे कैसे सवाल आ रहे हैं, क्या आपके पहुंच से बाहर के सवाल हैं, क्योंकि आप कुछ थोड़ा सा पार्ट तो आप पढ़ चुके 12 का ना, और 11 का पहले से पढ़े हुए हैं। आप देखिए उसमें 11 और 12 दोनों के सवाल होंगे। आप देखिए उसको कि आपके पहुंच के बाहर सवाल जा रहा है या फिर उसी में से है, तो एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर आएगा कि आप चाहे तो कर सकते हैं। तो E इक्वल टू क्या आया? सिग्मा अपान एप्सिलॉन। अब हम थोड़ा सा और अलग हट के बात करते हैं। ये सीधे सीधे बोर्ड के लिए है, लेकिन ये कंपटीशन में भी आ सकता है, पूछा जा सकता है। अब हम क्या करते हैं कि जो पर्टिकुलर सवाल कंपटीशन में ज्यादा पूछे जाते हैं, इसी से रिलेटेड है, थोड़ा सा सोचने की बात है। तो अगर आप उतार दिए हो तो हम लोग सोच उतार लिए, पहले आप एक बार सारे स्टेप देखिए, कोई कंफ्यूजन हो तो उसको क्लियर करिए, तब फिर हम आगे बढ़ाएंगे। आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा 1 है, दूसरे वाले पर आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा 2 है, तब E का मान क्या होगा? अभी देखो, अभी हम इसी में बना देंगे। आप उतार चुके हैं ना,
हम इसी में बना दिए। तो यहाँ E1 का मान क्या होगा बताओ? क्लियर है सब लोग? अब E2 का मान बोलो यहाँ क्या होगा? बाकी सब वैसे ही चलेगा। यहाँ होगा सिग्मा 1, यहाँ होगा सिग्मा 2। अब जोड़ने के बाद क्या होगा? बस आ गया समझ में? तो अगर आप इसको भी चाहें तो अगल बगल वही नोट कर लीजिए, या फिर ये और ये तो हर हाल में नोट कर लीजिए, क्योंकि कहीं न कहीं आपको कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में मिल जाएगा। ठीक है, इसलिए वो जानना जरूरी है। अगर दोनों सेम कर दीजिए, ए बी सिग्मा, तो यहाँ क्या बनेगा? सिग्मा सिग्मा, और सिग्मा सिग्मा कितना हो? 2 सिग्मा। 2 से 2 कट गया, फिर वही आ गया। समझ गए ना? कर लीजिए जल्दी से। अब इसको फिर आगे बढ़ाते हैं। दूसरे पर माइनस सिग्मा हो, यानी इसको माइनस आवेश से आगे लेकिन अब ये आर्टिकल कुछ ऐसे हो जाएंगे। समझ गए? E1 इज इक्वल टू दिस, E2 का मान, लेकिन परिणामी वैद्युत क्षेत्र की गणना आ गया समझ में? तो ये भी देख लीजिए, ये भी कई बार पूछा गया कंपटीशन में। ठीक है, एक प्लस सिग्मा एक माइनस सिग्मा, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमेशा क्या होगी? नोट करिए। और अगर प्रेजेंट है नहीं आ रहा है तो हम बता दें कि लंबाई को अनंत मानते हैं। ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं? आवेशित कर देते हैं। तो जब ये आवेशित होगा तो आवेश इसके लंबाई में ही वितरित होगा। तो आवेश क्या करता है? इसकी लंबाई में एक समान रूप से वितरित होगा। गॉस प्रमेय की सहायता से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो गॉस प्रमेय क्लियर हो गया ना? तो आपको बताया गया था कि अब ये जो वायर है बेलन के अंदर हो गया, कल हमने दिखाया भी था। इस पर आवेश के रेखीय घनत्व को लैम्डा माना गया है। एक लंबाई में आवेश की मात्रा कितनी है? लैम्डा। अब इसमें देखेंगे, इस बेलन से संबंधित 3 पृष्ठ है जिसमें अलग अलग वैद्युत फ्लक्स निकलेंगे। इससे हमने माना इससे ∅1 निकल रहा है, इससे हमने माना इससे ∅2 निकल रहा है, और ये जो इसका वक्र पृष्ठ है, ये वाला कर्व सरफेस, उससे निकल रहा है ∅2। ठीक है, अब इस बेलन की लंबाई को L मान लिया गया था। आ गया समझ में? फिर देखिए, इस एरिया को पूरा का पूरा एरिया A1 माना गया, इस पूरे एरिया को A2 माना गया। अब इसका छोटा सा एरिया ले लेंगे तो वो होगा D1, और उसकी दिशा उस पर लंब होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। अच्छा, यहाँ पे ले लेंगे तो यहाँ होगा एरिया DA2, और ये इस पर लंब होगा। क्लियर है? तो वैद्युत रेखा इस वायर से निकल रही है, ऐसे लंबवत सभी दिशाओं में निकल रही है। तो यहाँ पर वैद्युत रेखा अगर हम देखेंगे तो ऐसे निकलेगी, और यही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा है। यहाँ पर देखेंगे ऐसे निकलेगा, यही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा है। क्लियर हो गया? तो अब 3 इसमें फ्लक्स बने, तो कुल फ्लक्स का मान जब ज्ञात करेंगे तो अभी आर्टिकल किए हैं, उसी तरह से ये भी है सेम से। तो ∅ बराबर क्या मिला? ∅1 मिल गया। अब ∅1 के लिए आपको बताया गया था कि ये फार्मूला है, ∅1 का मान याद है ना? तो जब हम ∅1 करेंगे तो ∅1 इससे रिलेटेड है, तो क्या होगा? जब बताओ क्या होगा? और प्लस इंटीग्रल आगे बोलो, और प्लस इंटीग्रल आगे बोलो। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है? इसके बाद आपको बताया गया
इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये का फार्मूला है उसे तोड़ेंगे, बनेगा ना। चलिए आइए यहाँ देखिए, इंटीग्रल ई और डी A1 के बीच का यहाँ पर है प्लस इंटीग्रल ई और डी यहाँ पर और प्लस इंटीग्रल DA3 देखो हमने यहाँ लिया इसका छोटा सा पार्ट, तो यही DA3 का डायरेक्शन हो गया इस पर तो अब DA3 और D दोनों एक ही दिशा में हो गए, उसके बीच का कोण क्या है 90 का मान 0, ये भी 0 हो गया और अब बचा ये वाला हमने कर लिया बाहर, 0 का मान होता है DA3 बचा हुआ, ठीक। तो जो बेलन है उसका जो कर्व सरफेस है उसका छोटा सा पार्ट है DA3, तो इंटीग्रल का मतलब सारे DA3 जितने बने जोड़ दिया तो पूरा का पूरा बेलन का वक्र पृष्ठ मिल गया, तो कितना ये हो गया आपका और ये गॉस प्रमेय अप्लाई कर दिया। बेलन के अंदर गॉसियन पृष्ठ के भीतर आवेश है, गॉसियन पृष्ठ के भीतर इस पूरे तार का यह लंबाई है, एक लंबाई पे आवेश है लैम्डा, तो यह लंबाई पे कितना अब समीकरण 1 हुआ 2 से पाई ई के जगह पर यहाँ पर ये वाला मान रख दिया, तो ये हो गया आपका E × 2πRL λL सेव कर दिया। बाकी जो बचा उसको मेरा लिख दे रहा है और आ गया समझ में, ठीक है। बाकी फिर कल समझ से आए।